Hello students, welcome to the amazing platform of NCERT वाला। So my dear students, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 6 पर आ गए हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज क्या इंटरेस्टिंग चीज आज हम डिस्कवर करने वाले हैं, राइट? यस। तो बेटा आज का जो लेक्चर है, मैम पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दे, क्योंकि आज का लेक्चर जो होगा वो थोड़ा थियोरेटिकल है। आज कंसेप्ट थोड़े कम है, आज थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स के बारे में, राइट? यस। तो बेटा थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, तो पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूं कि आज मैम कुछ चीजें ऐसी बताने वाली हैं जो आपको याद करनी है, तो इसलिए अपने माइंड को बना लीजिए कि भैया आज तो कुछ कुछ रटने वाली चीजें हमें मिलने वाली हैं, ठीक है? बट आई प्रॉमिस सिर्फ ये इतना पार्ट, और उसके बाद में सारी चीजें क्लास में ही समझ कर जाएंगे, राइट? यस। तो आई होप आप सभी एक्साइटेड है मेरी तरह। चलो यार आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्यूल सेल्स पढ़ने वाले हैं हम, बैटरीज पढ़ने वाले हैं हम, और बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो ये सेल्स और बैटरीज मैम चाहे आपको कितना भी पढ़ा दे, आपको इन दोनों के लिए, बार बार बोल रही हूं बेटा, आपको इन दोनों के लिए एनसीईआरटी खुद से पढ़नी है। एंड आई एम टेलिंग यू कि एनसीईआरटी के बाहर कभी भी कहीं से कभी भी नहीं आएगा। आई मीन जेई नीट में भी नहीं आता है, तो मैम यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है? यस। तो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो मैंने आपको कवर कराए हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले बेटा हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज कंप्लीट कर चुके थे, तो हम उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बेटा हम सेकंड फैराडे लॉ डिस्कस करेंगे। मतलब मैम आपने तो कहा था ना कि आप ऐसा कुछ ट्रिक बताओगे कि फिर हमें सेकंड फैराडे लॉ करना ही नहीं पड़ेगा ना, फर्स्ट करना पड़ेगा। मैंने जो कहा है मैं अभी भी बिल्कुल मान रही हूं, लेकिन क्या होता है ना, थ्योरी तो लिखनी पड़ती है, क्या होता है ना, डेफिनेशन तो लिखनी पड़ती है, राइट? यस। तो वही बात है बेटा, बस उसी का हमें चतुर और अच्छा ठीक है। 3 इडियट्स देखी है सबने? 3 इडियट्स देखी है? हाँ मैम देखी है, सबने देखी होगी, सबकी, मेरी तो फेवरेट मूवी है। तो उसमें एक होता है चतुर, एक होता है रैंचो, राइट? यस। तो चतुर क्या करता है मैम, वो ना डेफिनेशंस रटता है, वो सब चीजें रटता है और रटी रटाई बुकिश लैंग्वेज बोलता है। कुछ समझ आता है? सेम फैराडे लॉ है, कुछ समझ नहीं आएगा। फिर आता है रैंचो, और जब रैंचो की बारी आती है तो रैंचो कहता है कि भाई वो काम करो, वो डेफिनेशन दो जो समझ आए, राइट? यस। तो वो काम मैम करने वाली है आपके लिए। मुझे तो भैया रैंचो का तरीका बेस्ट लगता है, तो मैं तो वही करने वाली हूँ, आपको सब कुछ समझाने वाली हूँ, लेकिन चतुर वाली डेफिनेशन भी तो जरूरी है ना? यस। तो दोनों चीजें कर लेंगे, बहुत बढ़िया है। तो बेटा पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ का ये सवाल प्लीज कर दीजिए। कैसे करना है, वही मैम स्टेप्स जो आपने बताए थे उनको फॉलो करना है, तो कर लो भाई। कहता है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फैराडेज। आपको बताना है फैराडे की टर्म में कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा फॉर 20 ग्राम्स कैल्शियम फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन CaCl2। अब आपको पता है कि आपको 20 ग्राम कैल्शियम मिल रहा है। कैल्शियम क्या होता है मैम? मेटल होता है, और बेटा मेटल का रिडक्शन होता है किस पे? कैथोड पे। तो आपको जब इलेक्ट्रोलिसिस बोल दिया तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैम यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है रिडक्शन की। किसके? ये जो Ca आपका है ना 2+ स्टेट में है मैम, ये जो Ca है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हमें कैल्शियम सॉलिड दे देगा। और मैम क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में बेटा आपको ये 20 ग्राम्स दिया हुआ है कि आपको इलेक्ट्रोड के ऊपर ये 20 ग्राम मिला था, ठीक है? अगर ये 20 ग्राम मिला था आपको, तो आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी फैराडेज की टर्म में आया। तो मैम अगर मैं किसी तरह से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो मुझे पता है कि जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ फैराडे के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ फैराडे आ जाएंगे। तो क्या दिक्कत है? बहुत आसान है, ध्यान से देखो। अगर आप यहां पर देखो तो आप मोल्स ऑफ कैल्शियम निकाल सकते हो क्या? अगर मास गिवन हो तो बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम। गिवन मास है 20 ग्राम्स, मोलर मास होता है 40 ग्राम्स पर मोल, यानी कि मैम ये आ गया 1/2। तो बेटा आपके पास कैल्शियम के कितने मोल्स आ गए? 1/2। अब बेटा जब कैल्शियम का 1 मोल बनता है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के यूज होते हैं, है ना? जब 1 मोल बनता है तो 2 मोल, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जितने भी मोल कैल्शियम बनेगा इलेक्ट्रॉन के उसके डबल मोल्स ही यूज होने वाले हैं, है ना? यानी कि मैम आई कैन से दैट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी 2 टाइम्स मोल्स ऑफ कैल्शियम।
अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो इलेक्ट्रॉन के मोल्स 2 हैं। अगर ये 2 बनता तो मैम इलेक्ट्रॉन के कितने मोल्स बनते? 4, मतलब यूज होते हैं 4, है ना। तो बेटा यहां से आप क्या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 2 इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम 1/2। तो यहां से आगे आपके 1, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन के मोल्स हैं वो कितने हैं बेटा? 1। 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपका यूज हुआ है। आपसे पूछा था फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फैराडेज, एंड मैम मुझे पता है कि जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्चुअली नंबर ऑफ फैराडे के इक्वल होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फैराडे कितने यूज हुए होंगे? 1। आंसर आ गया, देख रहे हो, देख रहे हो, बिना फैराडे लॉ लगाए। देखा, ऐसे कर दोगे सारे सवाल। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, रैंचो वाला तरीका करना है, चतुर वाला नहीं करना, ठीक है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब बेटा एक और सवाल आया आपके पास में, इस सवाल को अब आप ट्राई करो, फिर मैम ट्राई करेंगी, ठीक है। तो पॉज करना है और पहले खुद ट्राई करना है। अब देखो क्वेश्चन कहता है दैट हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड, कितने फैराडेज आपको रिक्वायर्ड होंगे टू रिड्यूस 0.25 ग्राम्स ऑफ NB5 टू मेटल, ठीक है। तो यानी कि बेटा इसका मतलब समझ लो क्या होता है कि आपके पास में एक मेटल है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 5+ की है। अब मेटल है, उसका आयन है, तो मैम पक्का इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड के रिएक्शन की बात हो रही होगी। और मैम अगर इसको मेटल के अंदर कन्वर्ट होना है तो मैम इसको यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, वो मुझे पता है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखी होती है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो Nb+5 में है मैम, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Nb सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Nb सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो अगर यहां तक क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। मैम यहां पे आगे हमें बोला हुआ है दैट हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.25 ग्राम्स। बेटा आपके पास में Nb5 के 0.25 ग्राम्स ही हैं, ठीक है। और आपसे पूछा है कि कितने फैराडेज रिक्वायर्ड हैं। तो मुझे पता है कि अगर मुझे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया तो मैं नंबर ऑफ फैराडे भी निकाल लूंगी। इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा तो 2 मिनट रुक जाओ, मैम कैलकुलेटर यूज कर लेंगी, ठीक है। चलो कैलकुलेटर यूज करेंगे। अब देखो मैम अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें ना मास दिया हुआ है, अगर मुझे मोलर मास पता चल जाए तो मैं मोल्स निकाल सकता हूं, ठीक है। तो आप इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ Nb5+ will be given mass 0.25 अपॉन मोलर मास। मोलर मास बेटा आपको क्वेश्चन में 93 ग्राम्स पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 93। बस इसको डिवाइड करो मैम के साथ, इसको डिवाइड करो भाई, मैम भी कैलकुलेटर यूज करेंगी, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन पे तो नहीं है भाई बिल्कुल भी भरोसा। तो कर लो 0.25, इसको डिवाइड करेंगे हम 93 से, 0.002 आ रहा है, तो मैम 0.002 आ रहा है, ठीक है। इतना आ रहा है आपके मोल्स ऑफ Nb5। आपको बताना है कितने फैराडे, तो आपको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ध्यान से देखो, जब इसका 1 मोल यूज होता है तो मैम इलेक्ट्रॉन के 5 मोल्स यूज होते हैं। जब इसका 1 होता है तो इसके 5 होते हैं, अगर इसके 2 होंगे तो इलेक्ट्रॉन के 10 मोल्स यूज होंगे, यानी कि मैम हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोल्स 5 गुना होंगे देन मोल्स ऑफ Nb5+ के, हाँ कि नहीं? बिल्कुल। तो मैम आपने अभी तो 5 इंटू मोल्स ढूंढे हैं 0.002, तो मैम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 0.05 टू 10, तो 0.010 है ना। तो बेटा इतने मोल्स आ गए आपके इलेक्ट्रॉन के। आपसे पूछा क्या था, हाउ मेनी फैराडेज, आपको नंबर ऑफ फैराडे बताने हैं। तो नंबर ऑफ फैराडे जो होंगे वो मैम इक्वल टू होंगे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जो हमने निकाले हैं 0.010। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं मैम, तो बहुत आसान है ना बेटा। तो बस इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम
देखें तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फैराडेज सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ तो हमने समझ लिया। फर्स्ट लॉ में क्या कहता था? सिंपल ये कहता था कि आप जितना भी चार्ज, आपको पता था कि जितना भी वेट चेंज होगा, चाहे कैथोड हो या एनोड हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द चार्ज पास्ड थ्रू दैट सेल। सिर्फ इतनी सी चीज बोल रहा था। आप कहते थे कि W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू Q चार्ज, ठीक है। हाँ, अब बेटा अगर आप एक सेल ना लेके 3 सेल एक साथ ले लो तो क्या होगा? है तो फैराडेज फर्स्ट लॉ का आगे वाला पार्ट ही, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया। अब देखो बेटा इसको करना कैसे है। तो बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज में क्या बोला गया कि आपने 3 अलग अलग सेल्स ले लिए। मान लो आपने ये 3 अलग अलग सेल्स ले लिए, सेल 1, सेल 2, सेल 3, और इन सेल्स के अंदर बेटा आपने क्या किया? ये रहा सेल 1, ये रहा सेल 2 और ये रहा सेल 3। अब यहां पर क्या किया? इसमें अलग इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें अलग इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें अलग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब अगर आप फिजिक्स को याद करो तो फिजिक्स में जब सीरीज में बेटा करंट पास होता है, जब सीरीज में करंट या चार्ज पास होता है तो वो इक्वल होता है, ऐसे बोलते हैं। पैरेलल में अलग होता है, राइट? यस। तो हम पैरेलल की तो डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सीरीज की बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखो, फिजिक्स मैम की गोल है, ठीक है। मैं केमिस्ट्री पे आती हूँ, केमिस्ट्री में हमें सीरीज की बात करनी है। सीरीज में क्या होता है? जब आप करंट पास करते हो तो करंट जो है वो सब में से सेम इक्वल पास होता है। तो बेटा जब सेम पास होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे? तो बेटा इस फैराडेज सेकंड लॉ में बेसिकली बोला क्या गया? फैराडेज सेकंड लॉ में एक सिंपल सी बात बोली गई कि जो भी वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इक्विवेलेंट्स। जो भी वेट चेंज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इक्विवेलेंट्स। अब यहाँ पे अलग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे अलग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे अलग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हर एक केस में जो भी वेट चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट्स के, ठीक है। यस, इतना तो समझ आया। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो सारी चीजें समझ आएगी। देखो बेटा 2 तरह के लोग होते हैं, आई थिंक आप सभी को पता है, रैंचो एंड कौन होता है? चतुर, ठीक है। तो बेटा चतुर वाली डेफिनेशन भी तो मैम को आपको बतानी जरूरत है। याद कर लो चतुर वाली डेफिनेशन और समझना तो कौन सी बात है? रैंचो वाली। रैंचो की सुना करो, डेफिनेशन वैसी बोलो कि दूसरे को समझ आए, है ना। यस। तो बेटा सबसे पहले तो हम चतुर के लिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चतुर ने कहा, डेफिनेशन ने कहा, व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो जो मास होता है सब्सटेंस का, जो चेंज होता है, जो मास आपका ऑल्टर्ड होता है इन डिफरेंट सेल्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द इक्विवेलेंस ऑफ द सब्सटेंस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द इक्विवेलेंस ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। जो चीज मैम ने बोली, अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो बस इतनी ही जरूरत है। अब आप क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजों को समझ जाओगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, रैंचो को फॉलो करना है, कभी चतुर को फॉलो मत करना। बस चतुर वाली एक बार डेफिनेशन को समझ लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन रैंचो वाले तरीके से ही करने हैं। चलो करते हैं, ठीक है। ओके, तो भैया एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, तो जरा इस क्वेश्चन को कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन कहता है दैट इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिटेड व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज आर रेशियो x, y, z, तो आपको मोल्स अलग अलग सेल्स में दिए हुए हैं, कितने? x, y और z रिस्पेक्टिवली फॉर Cu2 प्लस Ag प्लस एंड Au3 प्लस। फाइंड x, y एंड z। आपको सिर्फ x, y और z निकालना है। अब देखो सबसे पहले हम कौन सा तरीका करेंगे? हम रैंचो वाला तरीका करेंगे और आपको इसका आंसर 1 मिनट में निकाल देंगे, ठीक है। रैंचो तरीका क्या है? मैम मुझे पता है कि आपने Cu2 प्लस का क्या किया है? कैथोड पे रिडक्शन किया है। तो सभी के रिडक्शन में मैम पक्का इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे और इसने कॉपर सॉलिड बनाया होगा, कोई इशू यहां तक नहीं। उसके बाद में मैम Ag की अगर बात करें दूसरे सेल में, तो उसका भी रिडक्शन हुआ होगा, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा और मैम Ag सॉलिड बनाया होगा, ठीक है। उसके बाद में मैम Au3 प्लस ने भी सेम ही चीज की होगी, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे और Au सॉलिड बनाया होगा। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब देखो कहता कि आपको एक्स वाई जेड बताना है, और एक्स वाई जेड क्या है? मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, यानी कि ये जो मोल्स आपके मेटल के डिपॉजिट हुए हैं, इसके मोल्स को बोला उसने N1 जो आपके x के बराबर है, इसके मोल्स को उसने बोला N2 जिसको y के बराबर है, और इसके मोल्स को बोला उसने N3 जो z के बराबर
है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करना कैसे है, बहुत ही आसान तरीका है, जो अभी तक करते आए हैं वही करना है। अब सोचो, जल्दी से सोच के मुझे बताओ कि क्या इन तीनों में करंट या चार्ज इक्वल है? एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, एक में 1 हो रहा है, एक में 3 हो रहे हैं, तो क्या इनके बेटा क्या इनके चार्ज इक्वल है? नहीं। तो लेकिन फैराडेज लॉ के हिसाब से तो सेम करंट पास होना चाहिए। ऑल्सो मैम यहाँ पे बोला भी गया है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, और अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज सेम होना चाहिए। आपकी मर्जी है, आप चार्ज सेम करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हो, आप चार्ज सेम करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हो सब में, या 3 करना चाहते हो। इट इज योर चॉइस, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे लिए आसान है अगर मैं सबको 1 इलेक्ट्रॉन कर दूं, क्योंकि मुझे चार्ज तो सेम करना है ना, सीरीज में तो सेम चार्ज जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। फैराडेज लॉ को भूल जाओ, आपको अपने हिसाब से करना है। तो मैम जब चार्ज सेम करना है इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं और इसको थर्ड बोलते हैं। अब बेटा अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की बात करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप क्या कहोगे कि मैम जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 मोल कॉपर बनता है। ठीक है, तो लिख लो व्हेन यू हैव 2 मोल इलेक्ट्रॉन तो यू गेट 1 मोल कॉपर। तो अगर आपके पास में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको 1/2 मोल कॉपर मिलेगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? ये इक्वेशन 1 हो गई। चलो अब इक्वेशन 2 पे चलते हैं। अब अगर आप इक्वेशन 2 की बात करोगे तो मैम इक्वेशन 2 में हमारे पास में क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ 1 मोल हमें Ag मिल रहा है, वो हमें दिया हुआ है और हमें 1 मोल के ही साथ फाइंड आउट करना है। तो यानी कि मैम 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें दे रहा है 1 मोल Ag। क्या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, बस खत्म, परफेक्ट। अब हम थर्ड वाले केस में चलते हैं, इक्वेशन 3। अब थर्ड इक्वेशन में आपको क्या करना है, अगेन आपको 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन करने हैं। 3 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ 1 मोल Au मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है। तो मैम 3 मोल इलेक्ट्रॉन से मुझे 1 मोल Au मिल रहा है। तो मैम 1 मोल इलेक्ट्रॉन से मुझे क्या मिल जाएगा, 1/3 मोल Au मिल जाएगा, है ना? हाँ, और मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई जेड क्या है, इन्हीं मेटल्स के मोल्स हैं, और आपने इन्हीं मेटल्स के मोल्स एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक मोल इलेक्ट्रॉन के साथ निकाल लिए। यानी कि अगर आप यहां पर n1 इज इक्वल टू एक्स की बात करोगे तो मैम वो 1/2 के बराबर है। अगर आप यहां पर n2 इज इक्वल टू वाई की बात करोगे तो वो बेटा आपका कितना है, 1 के बराबर है। और अगर आप यहां पर n3 इज इक्वल टू जेड के बराबर की बात करोगे तो वो आ रहा है 1/3। आपको बताना क्या था, x, y, z, फाइंड x, y, z। आपने x, y और z फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जनरली पता है क्वेश्चंस में क्या दिया होता है, ये तो चलो आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी बोली थी, लेकिन कई बार बोला जाता है कि x रेशियो y रेशियो z बताओ। ठीक है, अगर ये बोला होता तो कैसे निकाल देते, बस 1/2 रेशियो 1, 1/3। अब बेटा इसको ऐसे नहीं छोड़ते, इसको सॉल्व करना है तो पूरे के पूरे का एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 ले लो तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3 रेशियो 1 रेशियो 2। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको फैराडेज वाले क्वेश्चंस करने हैं। आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद में बेटा सॉल्व कैसे करना है, बस सेम चार्ज पास कर दो और फिर मोल्स निकाल लो, खत्म। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कर लेंगे ऐसे। रेंचो बनो, कभी भी चतुर बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अगर ये समझ आया तो अगला सवाल करो भाई। अगर ये समझ आया तो अगला क्वेश्चन करो। क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक्वस सोल्यूशन विल रिजल्ट इन मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। कौन से केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आपको मिलेंगे मेटल के डिपॉजिटेड ऑन पासिंग द सेम चार्ज। बेटा जब सेम चार्ज बोला है तो आपको इलेक्ट्रॉन के मोल्स सेम रखने हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल रिजल्ट इन मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मेटल के। मेटल के मोल समझ आ रहा है ना, जो रिडक्शन के बाद में आपको मेटल मिलता है, उस कौन से केस में मैक्सिमम मोल्स मिलेंगे। ठीक है, अब मैम अगर मेटल बोल रहा है तो हमें सिर्फ कटायनिक वाले पार्ट यानी कि कैथोड के रिडक्शन की बात करनी है।
तो यहाँ पे बेटा मैं हर जगह पे कैथोड के रिडक्शन की बात करूंगी, कैथोड पे जो रिडक्शन होता है उस रिएक्शन की बात करूंगी। फर्स्ट केस में मेरे पास पॉजिटिव वाला जो आयन है वो क्या है, K+ है, तो मैम K+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और K सॉलिड बना देगा। तो बेटा इस केस में जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो 1 मिलेंगे, ठीक है। जिंक 2+ है, तो मैम जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से मुझे क्या मिल जाएगा, जिंक सॉलिड मिल जाएगा। लेकिन आपको चार्ज सेम रखना है, क्योंकि आपको बोला है सेम चार्ज, यानी कि आप इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन कर दो। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 मोल मिल रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ आपको 1 यार मोल लिख देती हूं फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ आपको 1/2 मोल जिंक मिल जाएगा। यानी कि आप यहां पर क्या कह सकते हो कि इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने आ रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ 1/2। अब अगला देखो, अगला है Au, तो मैम Au3+ जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Au सॉलिड दे देगा। अब मैम जब 3 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 मोल मेटल मिलता है, तो अगर मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा तो 1/3 मोल Au मिलेगा। यानी कि यहां पे आपके जो मोल्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/3। अगला देख लो, यू हैव Ca2+, तो मैम Ca2+ जो है वो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनाएगा। 2 के साथ 1 मिल रहा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ 1/2 मोल कॉपर मिलेगा। यानी कि यहां पे मोल्स की वैल्यू आ गई 1/2। मैक्सिमम पूछा था, कौन से केस में मैक्सिमम आ रहा है, फर्स्ट केस में, तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कहीं पे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी, नहीं। एंड आई अश्योर यू हर एक सवाल अब आप कर सकते हैं अगर ये दोनों आपको क्लियर हो गए हैं तो। आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं है बेटा, हमने सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर कर ली हैं, ठीक है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ भी हमने बिना लॉ पढ़े ही सारे क्वेश्चंस कर दिए, सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। फैराडेज सेकंड लॉ भी ऐसे ही क्वेश्चंस कर देने हैं, सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। यानी कि चतुर वाली डेफिनेशंस पढ़ो, अप्रोच रैंचो वाली लगाओ, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। कैसी लगी ये ट्रिक मुझे जरूर बताना, ओके। चलो बहुत बढ़िया, अब हम आ रहे हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, यानी कि बेटा थियोरेटिकल पार्ट। और अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं सेल्स के बारे में। तो सेल्स बेसिकली आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सेल, एक होता है आपका सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको आपने अगर एक बार यूज कर लिया उसके बाद आप उसे नहीं यूज करते हो, मतलब कि आप उसको रीयूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये होते हैं आपके प्राइमरी सेल्स। और जो आपके सेकेंडरी सेल्स होते हैं वो आपके ऐसे सेल्स होते हैं जिनको आपने एक बार यूज कर लिया, उसको आप फिर से रीयूज कर सकते हो, उसको चार्ज कर लो और फिर से यूज कर सकते हो। जैसे कि जो आपके फोन्स होते हैं, जो आपकी कार में बैटरीज यूज होती हैं बेटा, वो सब क्या होती हैं, वो सब आपकी सेकेंडरी होती हैं, क्योंकि वो चार्ज हो जाती हैं और आप उनको फिर से रीयूज कर सकते हो। लेकिन प्राइमरी वाले जो होते हैं उनको आप रीयूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं तो वो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो डेफिनेशंस आपके सामने है, अब उसे सुन लो बेटा। जो प्राइमरी होते हैं वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं और जो सेकेंडरी होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल क्यों होते हैं और सेकेंडरी रिचार्जेबल क्यों होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जब बताया था रिएक्शंस का, तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो आप उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा के उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना सकते हो, ठीक है। यस, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मान लो कि आपके पास, में एग्जांपल दे रही हूं कि मान लो आपने A+B से क्या किया, आपने ना C प्रोडक्ट बनाया और D प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। हाँ, ये है मान लो आपका एक पर्टिकुलर साइड की लेट से कि इस टाइम पे डिस्चार्जिंग हो रही है। अब ये हो रही है भाई डिस्चार्जिंग, ठीक है, समझना इस कहानी को। अब मैंने क्या किया, ये तो स्पॉन्टेनियस था, ये तो हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इसके ऊपर पोटेंशियल लगाया प्रोडक्ट वाली साइड से, मैंने प्रोडक्ट वाली साइड से फोर्स लगाया ताकि मैं नॉन स्पॉन्टेनियस वाला पार्ट रिएक्शन का कर सकूं, यानी कि मैंने इसको वापस से इधर लेके जाने की कोशिश की। अब बेटा 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, या तो C+D जो है, जब आप फोर्स लगाओ आगे से इस रिएक्शन को होने के लिए ट्राई करो, तो हो सकता है कि C+D जो है वो आपको A+B वापस दे दे,
एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या है कि हो सकता है कि C+D जो प्रोडक्ट बने हैं वो आपस में रिएक्ट करके कोई आपको नया ही प्रोडक्ट दे दे जिसे कह दे E। तो अगर ये वाला केस हो गया तो फिर तो आप उसको दोबारा रीयूज कर ही नहीं सकते, है ना। लेकिन अगर A और B बन गए तो फिर A और B वापस से ये कर सकते हैं, फिर आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, फिर ये कर लो। यानी कि ऐसे सेल्स जिनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिवर्स करने पे आपको आपके रिएक्टेंट्स मिल जाएं, उन केस में तो रीयूज किया जा सकता है। लेकिन ऐसे जिनके रिएक्टेंट्स, जिनके प्रोडक्ट्स को पीछे लेके जाएं तो कोई नया प्रोडक्ट बन जाए, फिर हम उनको यूज नहीं कर सकते। तो सेम इसी वजह से आपके पास में दो अलग अलग टाइप की बैटरीज आती हैं, सेल्स आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वालों में आपका जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो वापस से पीछे नहीं आ पाते, जबकि अगर आप सेकेंडरी की बात करोगे तो उस केस में वापस पीछे आ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखो, इन प्राइमरी सेल्स द ओरिजिनल रिएक्शन कांट बी रिवर्स्ड। आप ओरिजिनल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हो बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। सम अदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल टेक प्लेस। कोई और ही नई रिएक्शन हो जाएगी जिसमें कुछ नए प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सेकेंडरी सेल्स की बात करो तो इन सेकेंडरी सेल्स द रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो सकती है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करके आपको ये मिल सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मर्करी सेल हो गया, लेक्लांचे सेल हो गया। तो बेटा मर्करी सेल और लेक्लांचे सेल जो है ये आपके प्राइमरी के एग्जांपल्स हैं। इनको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, एक बार खत्म हो गया तो फेंकना पड़ेगा। जो आपकी घड़ी होती है, घड़ी के अंदर जो सेल होता है, क्या आप उसको फिर से चार्ज कर सकते हो? नहीं ना। वो एक बार खत्म हो जाता है तो फिर उसे फेंकना पड़ता है, नया लेना पड़ता है। तो वो आपका एक प्राइमरी सेल का एग्जांपल है। वहीं पर अगर आप फोन के बैटरीज की बात करोगे तो फोन के बैटरीज को आप चार्ज कर लेते हो, फिर से वो यूज हो जाती है, फिर से आप चार्ज कर लेते हो। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो फिर वो बैकवर्ड चली जाती है। तो यानी कि फोन वाली जो होती है वो सेकेंडरी होती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। यहां पर है आपके पास में लेड स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल्स। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको बेसिक डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी में आ गया होगा। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है विद एग्जांपल्स। आपको इनके डिफरेंसेस को लिखना है, समझाना भी है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बेटा हम वन बाय वन सारे के सारे सेल्स और बैटरीज को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका लेड स्टोरेज बैटरी, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी का जो सेटअप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें आपको ये याद रखना है कि जो आपका कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पहली बात। और बेटा PbO2 जो होता है उसका आपका कैथोड बना होता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में जो कैथोड होता है वो PbO2 का बना होता है, और जो आपका एनोड होता है वो Pb का बना होता है। अगर आप एनोड और कैथोड के साइंस को देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मैम ये एक गैल्वेनिक सेल है। नेगेटिव एनोड कब होता है? जब गैल्वेनिक सेल होता है, यानी कि इसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही होंगी वो आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगी। जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये अपनी स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज होगा, अपने आप होगा। जब आप फोन यूज कर रहे होते हो तो वो अपने आप ही होता है, तो वो आपका क्या होता है बेटा? गैल्वेनिक सेल होता है। उसके बाद में जब आप उसको चार्ज करोगे तो वो कौन से टाइप पे बन जाएगा? फिर वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। यानी कि इसका जब रिवर्स करोगे तो फिर वो आपका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है कि आपका कैथोड जो होता है वो PbO2 होता है, एनोड जो होता है वो आपका, सॉरी यहाँ पे मैम ने लिखा नहीं है, Pb होता है। एनोड जो होता है वो आपका Pb होता है। ठीक है, यस। और ये जो है वो आपका 38% H2SO4 सोल्यूशन के अंदर आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? 38% H2SO4 में। तो यहाँ पे H2SO4 जो है वो एक्चुअली यहाँ पर क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यस, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब क्या होता है एनोड के ऊपर? देखो रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी, मैम कुछ नहीं कर सकती हैं, मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। यहां पे आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, इसीलिए आपको ये ऐसे लिखे हुए मिलेगा। ठीक है, ओके। चलो तो भाई आपको ये पता चलना चाहिए कि एनोड पे क्या रिएक्शन होती है। मैंने बोला आपका एनोड Pb से बना होता है, तो Pb जो है वो SO4 2- के साथ मिलके आपको PbSO4 देता है। और मैम
एनोड है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो मैम यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। पीबी जो था वो पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पे अब पीबी जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है और आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर रहा है, राइट, यस। तो पीबी जो है वो SO4 2- के साथ PbSO4 बनाता है एंड यू गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो यहाँ पे बेटा रिडक्शन होता है PbO2 का। यहां पर आपको PbO2 जो है वो SO4 2- के साथ 4H+ के साथ में आपको PbSO4 और 2H2O देता है, ठीक है, यस। अब मैंने आपको बताया कि लेड स्टोरेज बैटरीज जो होती हैं वो आपके गाड़ियों में यूज होती हैं। जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती है ना वो गाड़ियों में यूज होती हैं और इन्वर्टर्स वाले टाइम पे, हाँ, जो इन्वर्टर्स होते हैं वहां यूज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी बैटरीज होती हैं ये आपकी, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, ठीक है। जब आपकी गाड़ी जो होती है, गाड़ी के अंदर जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती रहती है, अपने आप होती है, वो होता है डिस्चार्जिंग प्रोसेस, वो होता है डिस्चार्जिंग प्रोसेस, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है, ठीक है। तो यानी कि मैम ये दोनों रिएक्शंस मिलके आपको बेटा ये आपकी नेट सेल रिएक्शन है, ये आपको नेट सेल रिएक्शन देता है। तो इसको जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको नेट सेल रिएक्शन ये मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ, थोड़ा सा याद रह जाएगा इससे और ऐसा शायद कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाए। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो आपके गाड़ियां होती हैं, अगर हम बहुत ज्यादा गाड़ियां क्या स्कूटी जो होती है उसको अगर आपने कुछ दिनों तक यूज नहीं किया, चलाया नहीं उस स्कूटी को या फिर उस गाड़ी को, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना। हाँ, तो क्यों नहीं होती गाड़ी स्टार्ट? आज आपको इसका रीजन समझ आएगा। तो अगली बार जब कभी आपकी गाड़ी रुके ना तो फिर स्टार्ट ना हो तो फिर अपनी ये वाली नॉलेज मम्मी पापा के सामने झाड़ देना, अपनी नॉलेज दिखा देना कि हमें सब आता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो, आपकी जो गाड़ी है या स्कूटी है, जब तक आप अगर वो रुकी भी हुई है तो उसके अंदर रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियसली हो रही है ना, उसकी बैटरी डिस्चार्ज तो फिर भी हो रही है। आपने उसको चलाया नहीं लेकिन वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है वो उसके अंदर होती रहेंगी, तो वो डिस्चार्ज होती रहेगी। तो बेटा जब वो डिस्चार्ज होती है तो अगर आप ध्यान से देखो नेट सेल रिएक्शन में भी, तो आपको PbSO4 बना हुआ दिखाई देगा, आपको PbSO4 बना हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ये जो PbSO4 होता है ना बेटा, ये आपका बहुत ही ग्रीसी होता है नेचर में, ये बहुत ही ग्रीसी होता है नेचर में। तो ये क्या करता है, अब आप उस गाड़ी को चला नहीं रहे हो, ठीक है, और डिस्चार्ज वाली रिएक्शन यानी कि सिर्फ ये वाली रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अगर आप उसको चला लो तो फिर चलाते ही चार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी कि फिर आपकी चार्जिंग वाला प्रोसेस हो जाता है। जैसे कि इन्वर्टर्स के अंदर जब लाइट आ जाती है तो आपकी जो बैटरी होती है इन्वर्टर्स की वो चार्ज होना शुरू हो जाती है, तो चार्ज होना शुरू हो जाती है तो इस रिएक्शन का रिवर्स हो जाता है, तो ये वाली रिएक्शन होने लग जाती है। ये जो PbSO4 है इस वाटर के साथ मिलके आपको ये वाली रिएक्शन देने लग जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बार इमेजिन करो कि आपने चार्ज नहीं किया, यानी कि आपने स्टार्ट नहीं किया गाड़ी को, तो सिर्फ एक ही टाइप की रिएक्शन हो रही है, डिस्चार्ज 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 हो जा रहा है। और आपको पता है कि PbSO4 ग्रीसी होता है नेचर में, ये बहुत सारा बन जाएगा और ये क्या होता है आपके कैथोड और एनोड के ऊपर जाके चिपक जाता है। ये कैथोड और एनोड के ऊपर जाके चिपक जाता है। देखो यहां भी PbSO4 बन रहा है, यहां भी PbSO4 बन रहा है, चिपक जाएगा। और फिर जब आप उसे चार्ज करने की कोशिश करोगे तो बेटा रिएक्शंस जो हैं वो हो ही नहीं पाती, क्योंकि कैथोड और एनोड पे तो ये PbSO4 चिपक गया। तो जब ये चिपक जाएगा ग्रीसी तो फिर आपकी चार्ज वाली रिएक्शन हो नहीं पाएगी और इसीलिए आपकी जो गाड़ियां हैं वो चल नहीं पाती हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि चलाते रहना चाहिए, चाहे थोड़ी सी देर ही चलाओ पर गाड़ी को चलाते रहो। क्यों? क्योंकि जब आप चलाओगे तो ये जो थोड़ा बहुत PbSO4 बना होता है ये वापस से पीछे चला जाता है, खत्म हो जाता है, फिर ये रिएक्शन हो जाती है, फिर ये होता रहता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन अगर आपने उसको चार्ज नहीं किया तो फिर आपका सिर्फ एक ही साइड की रिएक्शन होगी, PbSO4 बहुत सारा बन जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यस, तो यहां तक आई थिंक आपको सारी चीज क्लियर हो गई है। तो अगली बार जब गाड़ी ना चले तो पापा को कहना कि पापा PbSO4 जो है ना वो एनोड और कैथोड पे चिपक गया है, इसलिए बोलते हैं कि रोज चलाया करो ताकि चार्जिंग हो, रिवर्स रिएक्शन हो। ऐसे करके 2-3 इंग्लिश साइंस के वर्ड्स यूज कर देना, बस खत्म कहानी। पापा वुड बी लाइक, ओ भाई हमारा बच्चा इतना पढ़ने लग गया, ठीक है। तो अच्छा है, ठीक है, ऐसे करना हो जाएगा, ओके। और फिर थोड़ी सी मेरी भी तारीफ कर देना कि अनुष्का मैम ने पढ़ाया था, ठीक है। चलो, तो ये रिएक्शंस बेटा आपको याद करनी है, डिस्चार्जिंग वाली भी और चार्जिंग वाली भी। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कर लेंगे,
चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो कुछ कहानियां लिखी हुई हैं जो मैम ने बताई है उसी से रिलेटेड, तो पढ़ लेते हैं। लेट स्टोरेज बैटरीज चार्ज व्हेन द इंजन इज ऑन। वो कब चार्ज होती है? जब आपका इंजन ऑन होता है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो। व्हेन द इंजन इज ऑफ, तो लेट स्टोरेज बैटरी जो होती है वो क्या हो रही होती है? डिस्चार्ज हो रही होती है, ठीक है। ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन व्हेन द कार इजंट स्टार्टेड द इंजन डजंट स्टार्ट इजीली। तो फिर इंजन इजीली स्टार्ट नहीं होता, और आपको उसका रीजन समझ आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। व्हेन द सेल इज डिस्चार्ज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ध्यान से देखो, ये SO4, ये H+ है तो H2SO4 ही, तो ये कंज्यूम हो रहा है, यस। तो बस इसी के बारे में कहानी लिखी हुई है। कहता सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंज्यूम होता है एंड वाटर इज फॉर्म्ड, और पानी फॉर्म होता है, ठीक है। यस, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही था, लेट स्टोरेज बैटरी इतना ही है। इजी है ना, इजी है ना, बस रिएक्शन याद करनी है बेटा, और कुछ नहीं है। अगला जो सेल आता है वो है आपके सामने फ्यूल सेल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। फ्यूल सेल क्या होता है बेटा? फ्यूल सेल बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मिलती है, हाइड्रोजन मिलती है, मैम बस उसी को तो यूज करते हैं। और फ्यूल सेल ना बड़ा ही काम का है, फ्यूल सेल बहुत ही काम का है। इसके दो फायदे हैं, फ्यूल सेल के दो फायदे हैं। तो जो आपका फ्यूल सेल, हम यहाँ पे मेजरली H2O2 फ्यूल सेल की बात करेंगे, तो जो आपका मेजरली H2O2 फ्यूल सेल होता है बेटा, ये यूज होता है रॉकेट्स में, यूज्ड इन रॉकेट्स, स्पेस क्राफ्ट्स में, ठीक है। तो अब मैम उनमें क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है बेटा, इस तरीके का आपका फ्यूल सेल का सेटअप होता है, जहां पर आपके पास में एनोड पे हाइड्रोजन गैस बाहर आती है, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और जो आपका कैथोड है उसके ऊपर O2 का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ठीक है। और आपको वाटर जो है वो एज अ प्रोडक्ट मिलता है, और जो आपको वाटर है वो क्या मिलता है? एक प्रोडक्ट की तरह मिलता है, ठीक है। तो अब बेटा ये जो आपके सेल, और इसमें NaOH आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जो ये सेल्स होते हैं ना, पहले तो कहानी सुन लो इसकी, पहले तो इसकी कहानी सुन लो, फिर इसकी रिएक्शंस देखेंगे। कहानी ये है कि जो ये सेल है, इस सेल के रिएक्शन के टाइम पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अब वो बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपके H2O2 फ्यूल सेल की जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो आपके स्पेस एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स वगैरह होते हैं, वो यूज करते हैं ताकि वो उस रॉकेट को बाहर लेके जा सके, ठीक है, ताकि आपका रॉकेट उड़ सके, ठीक है। यस, उड़ सके नहीं, लॉन्च हो सके। तो बेसिकली क्या होता है कि उतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है, इसलिए आप H2O2 फ्यूल सेल यूज करते हो। ये तो था इसका पहला फायदा, जो उसकी एनर्जी को, रॉकेट्स को लॉन्च करने में हेल्प करता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट आपको मिलता है वाटर, पानी मिल रहा है, ठीक है। तो बेटा जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, एक तो फायदा वो हो गया, दूसरा फायदा जो प्रोडक्ट में वाटर मिल रहा है ना, उस पानी को भी अब जब रॉकेट्स जाते हैं तो क्या होता है बेटा, पानी को पीने को तो सभी को पानी चाहिए होता है, फिर उन्हें वाटर अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। अब अगर वो कोई ऐसी रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें एक तरफ से तो एनर्जी मिल रही है, दूसरी तरफ से जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो पानी है, तो वो पानी पीने के काम से भी यूज किया जा सकता है। हाँ, इस वाले पानी के अंदर जो हमारी नॉर्मल वाटर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं होते, लेकिन वो अपने साथ लेके जाते हैं, वो इस पानी के अंदर उसको मिक्स करते हैं और इस पानी को भी पीने के यूज में ले सकते हैं। तो यानी कि कोई भी बाय प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है जो वेस्ट हो, हर एक चीज इस सेल की यूज हो जाती है, और इसीलिए ये सेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पंथ दो काज, वही वाली बात है, एक पंथ दो काज हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसको समझ लेते हैं। The fuel cell is being used to provide electricity, ठीक है, परफेक्ट। It is used in spacecrafts, spacecrafts में ये जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। दो रीजंस की वजह से किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यस, तो परफेक्ट है बेटा, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला सेल है वो है निकल कैडमियम सेल। जो आपका नेक्स्ट सेल है वो है आपका निकल कैडमियम सेल, ठीक है। निकल कैडमियम सेल में आपको बस सिंपल इतना ही चीजें ही याद रखनी है कि भाई निकल कैडमियम सेल की जो नॉर्मल वोल्टेज होती है वो 1.2 वोल्ट से 1.4 वोल्टेज पर होती है, ठीक है। यस, उसके बाद में अगर आप एनोड की बात करोगे तो बेटा एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन जो है वो कैडमियम का होता है, कैथोड जो है वो आपका NiOOH का होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होता है वो आपका NaOH इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, ठीक है।
कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है वो आपको दी हुई है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है वो आपको दी हुई है। इसमें तो आई होप कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। कैथोड की रिएक्शन समझ गए, एनोड की रिएक्शन समझ गए। अब नेट सेल रिएक्शन देख लेते हैं। तो नेट सेल रिएक्शन अगर आप यहां पर देखोगे तो डिस्चार्जिंग वाले पॉइंट पे ही होगी। तो बेटा क्या होता है, कैडमियम जो है वो इस तरीके से आपका रिएक्ट करता है और आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। यस, तो ये तो बेटा रटनी पड़ती है, इसमें मैम कुछ नहीं कर सकती, सॉरी, ठीक है। यस, तो परफेक्ट है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपको सिर्फ एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन समझनी है, एनोड और कैथोड से नेट सेल रिएक्शन निकाल लेनी है, बस इतना ही आएगा। जितना आपकी बुक में है सिर्फ उतना ही आएगा, उससे मैक्स ज्यादा आपसे कुछ भी पूछा नहीं जा सकता, ठीक है। हमने H2O2 की नेट सेल रिएक्शंस पढ़ी क्या? हमने H2O2 फ्यूल सेल की नेट रिएक्शन नहीं पढ़ी ना यार। मैम ने फ्यूल सेल की स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? यहाँ पे FUEL होना चाहिए, सिर्फ फ्यूल होता है ना, FUEL, आई थिंक सो, सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ, तो ये रिएक्शन रह गई थी, ये रिएक्शन लिख लेते हैं H2O2 फ्यूल सेल की। एनोड पे बेटा आपका रिएक्शन यहां पर इस तरीके से होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है, राइट। यस, फाइनल जो आपकी नेट सेल रिएक्शन है वो क्या होती है, H2 + O2 आपको वाटर देता है, एनर्जी देता है। ये जो एनर्जी होती है वो कहां यूज होती है, स्पेसक्राफ्ट को लेकर जाने में ऊपर। और बेटा ये जो वाटर होता है वो किस तरह से यूज कर लिया जाता है, पीने के पर्पज से। तो यानी कि मैम दोनों चीजें थी, हमने यूज कर ली, यानी कि ये आपका बेस्ट सेल है ना। यस, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, इसको भी लिख लेना बेटा। निकल कैडमियम सेल हम पढ़ चुके हैं, डिस्चार्जिंग हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मर्करी सेल। बेटा मर्करी सेल में क्या होता है बेटा, उसको Hg सेल भी बोला जाता है। अगर आप इसके वोल्टेज की बात करोगे तो ये 1.35 वोल्ट अप्रॉक्स होता है। एनोड होता है वो इसका जिंक अमेल्गम होता है, जैसे सोडियम अमेल्गम बनता था ना NaHg, वैसे ही आपका यहाँ पे जो एनोड बनता है वो आपका जिंक अमेल्गम होता है, ठीक है। अब आपके कैथोड पे मरकरी ऑक्साइड और कार्बन होता है, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन होता है, ठीक है। यस, इलेक्ट्रोलाइट आपका ZnO और KOH होता है। इसको थोड़ा साफ सुथरे तरीके से लिख देते हैं, ZnO और KOH। रिएक्शंस क्या होती हैं, एनोड पे आपको रिएक्शन बता दी, कैथोड पे रिएक्शन बता दी। यहां ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर रिडक्शन होगा। याद करना पड़ेगा, मैम कुछ नहीं कर सकती हैं, आई एम सॉरी, ठीक है। यस, परफेक्ट है। और बेटा इसी तरीके से आपका मरकरी सेल की जो नेट सेल रिएक्शन आती है वो ये आ जाती है। नेट सेल रिएक्शन थोड़ी आसान है याद करने में, कैसे जिंक जो है यहाँ पे 0 स्टेट में था, यहाँ पे +2 स्टेट में हो गया, राइट। यस, यहाँ पर बेटा मरकरी जो था वो आपका +2 स्टेट में था, ये गया 0 स्टेट में, यानी कि मैम यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन और बेटा यहां पर क्या हो गया आपका रिडक्शन, ठीक है। यस, कैथोड पे रिएक्शन, एनोड पे रिएक्शन, बस ये चीजें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर से वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो। नेक्स्ट जो है वो है आपका लेक्लांचे सेल। बेटा लेक्लांचे सेल को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोला जाता है बटन सेल। क्या बोला जाता है मैम, बटन सेल। अब बटन सेल कौन से सेल होते हैं बेटा, वो जो बटन के जैसे दिखते हैं, वो जो आपके घड़ियों में यूज होते हैं, वो जो होते हैं ना सिल्वर कलर के छोटे छोटे बटन जैसे दिखते हैं, वो होते हैं आपके बटन सेल। और पता है उन छोटे से सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, इतना सब कुछ होता है। सबसे पहले उसकी वोल्टेज की बात कर लेते हैं तो 1.5 वोल्ट के अराउंड होता है। अब अगर हम उसके एनोड की बात करें तो जिंक जो होता है वो उसकी बेटा एनोड होती है, ठीक है। यहां पर आपके पास में ग्रेफाइट होता है, ये आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये आपको यहाँ पे डायग्राम दे दिया गया है। इसकी रिएक्शंस और सब चीजें जो है वो आप एनसीईआरटी से चेक करना, डायरेक्ट थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे आएंगे, इससे रिलेटेड कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि बटन सेल कहाँ यूज होते हैं, तो भैया वो वॉचेस में यूज होते हैं। बटन सेल का दूसरा नाम क्या है, लेक्लांचे सेल उसका दूसरा नाम है, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है Zn2+ में, +2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे बेटा आपके पास में MnO2 होता है और यहाँ पे रिडक्शन होता है और आपको MnOOH मिलता है, ठीक है। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन होती है और ये नेट सेल रिएक्शन आ गई। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे मैम ये रिएक्शंस को भी याद करने की एक ट्रिक बता दो प्लीज। तो बेटा मैम आपको रिएक्शंस को याद करने की एक ट्रिक बताएंगी, बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको ऐसे याद हो जाएंगे सारे। करना क्या है, ये जो मैम ने आपके यहाँ पे सारी की सारी रिएक्शंस लिखी हैं, इसको पहले लिखो एक नोटबुक के अंदर, उस नोटबुक को ऐसे अपने पास रखो, फिर एक दूसरी नोटबुक लो, खाली नोटबुक, और एक पेन लो।
एक सेल का नाम लिखो, उसकी एनोड की रिएक्शंस लिखो, कैथोड की रिएक्शंस लिखो, रिवाइज करो, फिर दूसरी सेल की रिएक्शन लिखो, फिर एनोड की रिएक्शन लिखो, फिर कैथोड की रिएक्शन लिखो, फिर रिवाइज करो, फिर से पहले वाली को रिवाइज करो, फिर से खुद से लिखो आंखें बंद करके, और यही प्रोसेस हर सेल के साथ करते रहना। आपको सारी रिएक्शन शॉर्ट याद हो जाएंगी। यही है ट्रिक, ठीक है, यही है ट्रिक। ओके, कर लोगे ना? आई होप कर लोगे। ओके, तो ये है बेटा नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। हर चीज की ट्रिक नहीं होती है, हर चीज की ट्रिक नहीं होती है, याद करनी पड़ती है, ठीक है। हमने भी याद की थी अपने टाइम पे, अब तुम भी याद करो, ठीक है। कुछ कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं, जैसे कि ये याद करना। ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो अब आ गया जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वो है बेटा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने बहुत बार देखा होगा कि आयरन होता है और वो आयरन के ऊपर ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर की पपड़ी बन जाती है और उसे हम कहते हैं जंग लग गया, दैट इज रस्टिंग, ठीक है। तो आयरन की रस्टिंग होती कैसे है, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैं बेसिक आइडिया दे दूंगी, फिर रिएक्शंस तो आपको समझ आई जाएंगी, वो तो हम शेयर कर ही देंगे आपके साथ, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। तो बेसिकली होता क्या है कि इमेजिन करो कि आपके पास में ऐसे आयरन है, तो ये जो आयरन होता है, जो आपका एक्चुअल आयरन होता है, वो बिहेव करता है बेटा एक एनोड की तरह। तो ये आपका एनोड की तरह बिहेव करता है, और जो ऊपर आपका एटमॉस्फेयर होता है, ये क्या है बेटा आपका एटमॉस्फेयर, जिसमें O2 वगैरह है, ठीक है, ये आपके कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो जब भी आयरन का रस्टिंग होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है, ये आपका एनोड होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। होता क्या है बेटा, एनोड पे जो आपका आयरन है वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑब्वियसली मैम वो एनोड पे है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में Fe2+ जो है वो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। तो वो क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। एक सेकेंड रुको भाई, ओके ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि Fe जो है वो Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ये जो आपका Fe2+ है, इस पे क्या होता है बेटा, फर्दर जो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो इसको और ज्यादा ऑक्सीडाइज कर देती है, किसमें, Fe2O3 में। अगर आप यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो पहले Fe जो है वो एनोड पे ऑक्सीडाइज होके Fe+2 में जाता है, और इस Fe2+ पे ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होती है वो रिएक्ट करके इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देती है Fe2O3 में। और यहाँ पे बेटा कुछ वाटर भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कुछ वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो वो वाटर इस तरीके से आ जाता है। और ये जो वाला पार्ट है, ये जो मैम ने बनाया आपके सामने बेटा, ये होता है एक्चुअल में रस्ट। ये क्या होता है, रस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से रस्टिंग होती है। पहले एनोड पे Fe जो है वो ऑक्सीडाइज होके +2 में जाता है, फिर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करती है Fe2O3 में, और जो वाटर होता है वो बेटा XH2O की फॉर्म में उसके साथ अटैच हो जाता है, और उसे हम कहते हैं रस्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होती है, कोरोजन भी रस्टिंग का ही एक नाम है। इट इज ऑक्सीडेटिव डिट्योरेशन, बेटा ऑक्सीडेटिवली तोड़ रहा है ना, वो आयरन को खराब कर रहा है, तो ऑक्सीडेटिव डिट्योरेशन ऑफ मेटल इज नोन एज कोरोजन। किसी भी मेटल का हो सकता है, हम आयरन के एग्जांपल से बात कर रहे हैं, ऐसा ऑक्सीडेशन तो किसी भी मेटल का हो सकता है। तो किसी भी मेटल का ऑक्सीडेटिव डिट्योरेशन जो होता है उसे हम कहते हैं कोरोजन, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक टाइप ऑफ कोरोजन है, ठीक है, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एनोड पे बेटा आपका आयरन जो है वो +2 स्टेट में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। कैथोड पे जो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है वो बेटा रिड्यूस होती है, ठीक है। नेट सेल रिएक्शन में Fe + O2 जो है वो आपका +2 स्टेट में आता है। ये रिएक्शन होती है नॉर्मल, ऑक्सीडाइज हो गया +2 में। फर्दर जो ऑक्सीजन है वो मैं इसको दूसरे कलर के पेन से समझाती हूं। ये जो होगा ये फर्दर बेटा Fe2O3 में जाएगा, जब मैम O2 इसके साथ और जो एटमॉस्फेयर के अंदर O2 है वो रिएक्ट करेगी, और आपका XH2O जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो XH2O बन जाता है और आपको आपकी रस्टिंग मिल जाती है, ठीक है।
इस तरीके से आपका पूरा का पूरा रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख रही हूं। वो वाली जो पहले हमने कुछ सेल्स पढ़े हैं बेटा, जो इंपॉर्टेंट, जितने जितने इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूं उसी हिसाब से, इससे आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैंने ये ज्यादा डिटेल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उनके टाइम पे जो बाकी के सेल्स थे उनमें सिर्फ रिएक्शन ही पूछी जाती है, तो वहां पे सिर्फ रिएक्शंस आपके साथ डिस्कस की थी। ठीक है, लिख लोगे, इसको लिख लो बेटा, फिर ये भी लिख लो। ठीक है, नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है अब देख लो बेटा। द रस्ट फॉर्म्ड इज वेरी फ्रेजाइल एंड इट फॉल्स ऑफ ऑटोमेटिकली। अब क्या होता है कि जो रस्ट फॉर्म होता है ना, जो पपड़ी पपड़ी फॉर्म होती है, वो बन जाती है, फिर वो टूट के नीचे गिर जाती है। तो नीचे वाला आयरन अब एटमॉस्फेयर के उसमें आ गया, क्या कहते हैं उसको, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, तो फिर फर्दर उसका भी रस्टिंग हो जाता है। सिमिलरली ऐसे ऐसे करके पूरा आयरन आपका खराब हो जाता है। तो वही बोला गया है दैट द रस्ट फॉर्म्ड इज वेरी फ्रेजाइल एंड इट फॉल्स ऑफ ऑटोमेटिकली एक्सपोजिंग द लोअर लेयर ऑफ द मेटल, देयरफॉर रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो कंटिन्यू रहता है जब तक पूरा आयरन खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, next, rusting does not happen in water only or air only. The presence of both moist air and water is important. ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और आ भी चुका है कि अगर सिर्फ ऑक्सीजन है और आयरन है, वाटर नहीं है, तो क्या रस्टिंग होगी? नहीं, क्योंकि आपको Fe2O3.XH2O बनाने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और पानी भी चाहिए। यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रस्टिंग नहीं हो सकती, सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में भी रस्टिंग नहीं हो सकती, दोनों की प्रेजेंस होगी तभी रस्टिंग होगी, ये यहां पर आपको बोला गया है। ठीक है, तो हो जाएगा Fe2O3.XH2O, मैम दोनों की प्रेजेंस होगी तो रस्टिंग होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, यही आपको यहां पर लाइन में बोला गया है। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ रस्टिंग इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जैसे CO2, NO2, ये एक्चुअली बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए इनकी प्रेजेंस में रस्टिंग और ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, तो ये ऑक्सीडेशन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, perfect. It is because non-metallic oxides can dissolve in water to make the medium more acidic. जितना एसिडिक होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन हो पाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। यस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब है बेटा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। तो चलो अब प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग को समझते हैं, कैसे समझेंगे अब उस चीज को देखो। जब आप रस्टिंग की बात करते हो, एक सेकंड मुझे एक चीज देख लेने दो पहले। ठीक है, ओके, परफेक्ट है, मैं देख रही थी कैमरा राइट एंगल पे है कि नहीं। ओके, तो अब क्या होगा बेटा, अब सोचो कि रस्टिंग होनी है, तो रस्टिंग में बेसिकली क्या है, आप हो आयरन, ठीक है, और आपको कोई मारने आ रहा है। ठीक है, वो क्लास में होता है ना, लड़ाई हो जाती है तो कोई मारने आता है, तो आपको कोई मारने आ रहा है और वो मारने जो आ रहा है वो है ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, अब बेटा आप दोनों सेम एज ग्रुप के हो, सेम क्लास से हो, आप डरे हुए हो और वो आपको मारने आ रहे हैं। ठीक है, अचानक से क्या होता है, एंट्री होती है आपके पापा की, तो क्या होगा, आपके पापा थोड़ी डरेंगे उन छोटे छोटे बच्चों से, नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे, तो वो दोनों भाग जाएंगे। तो आपकी रस्टिंग बच गई, मतलब आयरन की रस्टिंग बच गई, आपकी कुटाई बच गई। समझ आ रहा है? तो वो होता है पहला केस क्या होगा कि आयरन तो रिएक्ट कर पा रहा है ना, आयरन तो ऑक्सीडाइज हो पा रहा है उन दोनों के साथ में, इसीलिए तो रस्टिंग हो रही है। आप डर पा रहे हो, इसीलिए वो आपको डरा पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए जो रिएक्ट ही ना करे, जैसे कि आपके पापा, डर ही नहीं लगता, तो फिर कोई कुछ उखाड़ सकता है क्या? नहीं। तो सेम यही होता है बेटा। फर्स्ट केस है, वी कैन कवर द सब्सटेंस विद नॉन रिएक्टिव मटेरियल। कोई नॉन रिएक्टिव मटेरियल जैसे कि ग्रीस से उसको कवर कर दो आयरन को, फिर उसकी रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, so that the iron does not come in contact with the air। खत्म कहानी। पहला तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका समझते हैं। ये तो समझ आ गया, चलो दूसरा तरीका क्या होगा। इमेजिन करो कि आपके पापा नहीं है वहां पे, ठीक है, अब रिसेस वाला टाइम चल रहा है, सब दोस्त लोग हैं ग्राउंड में, अगेन आप फिर से डरे हुए हो, आप आयरन हो और इधर से आपको मारने पीटने आ रहे हैं। ठीक है, आप डरे हुए खड़े हो, आप आयरन हो। ठीक है, अब पापा तो नहीं आ सकते, टीचर भी नहीं आ सकता, दूर दूर तक कोई नहीं आ पा रहा है, सब सेम एज ग्रुप के। क्या होगा, अब एंट्री होती है आपके फ्रेंड की, तो आपका फ्रेंड क्या कहेगा कि इसको मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा।
वही बात है ना, जो मूवीज में होता है। रियलिटी में कोई नहीं होता, रियलिटी में तो फ्रेंड क्या करता है, सामने लाके खड़ा कर देता है कि इसको मारो मुझे मत मारो, है ना। हाँ, लेकिन चलो मूवीज की बात करते हैं, बोलता है इसको मारने से पहले मुझे मारना पड़ेगा। तो क्या होगा, उसको मार देंगे, उसको मार के वो वैसे ही थक जाएंगे, चले जाएंगे। तो सेम वही चीज यहां पर, आयरन रिएक्ट होता है, ठीक है। आयरन से भी ज्यादा रिएक्ट होने वाला अगर कोई आ जाए, जैसे कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो आयरन नीचे होता है और जिंक ऊपर होता है, यानी कि जिंक ज्यादा Zn2+ में जाना चाहता है एज कंपेयर टू आयरन Fe2+। समझ आ रहा है। तो यहां पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है जिंक का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयरन। तो जब आप जिंक अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, जब O2 और वाटर या फिर एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आएगा तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आयरन बच जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। वी कैन कवर द सरफेस ऑफ आयरन विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का मतलब होता है एलिमेंट विद मोर, वाह क्या स्पेलिंग लिखी है विद की, विद मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। जो आयरन से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला होगा तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और आयरन बच जाएगा। और बेटा इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं, आप रस्टिंग को बचा सकते हो, आप रस्टिंग को बचा सकते हो। तो यहां पर बेटा सारा टॉपिक खत्म हो गया है। आपको सबसे पहले एक तो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट लिख दूं यार, यहां पे होमवर्क है, रीड NCERT। आपको NCERT पढ़नी है ऑफ सेल्स एंड बैटरीज, ठीक है। ये आपका सुपर डुपर होमवर्क है, ये आपका सुपर डुपर होमवर्क है, ठीक है। और बेटा ये पढ़ने के बाद में सॉल्व द गिवन होमवर्क क्वेश्चंस। अब आप कहोगे मैम कौन से होमवर्क क्वेश्चंस, आपने तो अभी तक कोई होमवर्क क्वेश्चन दिया ही नहीं। तो रुकिए अभी आपको मिलेंगे होमवर्क क्वेश्चन। ये बेटा प्रीवियस ईयर में आपसे सेल्स और बैटरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अब जब आप NCERT पढ़ लोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको सारी चीजें आती हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसके आगे वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इसके आगे वाला भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स कर लिए अगर आपने तो मतलब आपको सेल्स एंड बैटरीज आता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन देख लिया और बुक में से ढूंढ रहे हैं, नहीं, पहले पूरा पढ़ना है उसके बाद में, ठीक है। देखो चीटिंग मत करना प्लीज यार, कौन है आपको टेस्ट करने वाला, आप खुद ही तो हो, तो चीटिंग मत करना बस, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बेटा अच्छा सॉरी, ये तो कुछ और ही आ गया। इसके साथ हम आ गए हैं अपने सेशन के एंड पे, इसके साथ हम आ गए हैं अपने सेशन के एंड पे, ठीक है बेटा। तो आज बहुत थियोरेटिकल पार्ट था, आई नो थोड़ा सा बोरिंग था, मैंने ट्राई किया उसको इंटरेस्टिंग बनाने का, बट ठीक है, आज मैम के साथ बेयर कर लो। कल की क्लास में हम कंसेप्चुअल चीजें करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, और मैम पक्का प्रॉमिस कुछ रटने को नहीं देगी, ठीक है। यस, तो आई होप आपने आज का सेशन जो है बेटा एंजॉय किया होगा। एंड प्लीज 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 NCERT पढ़ लेना, वो सेल्स एंड बैटरीज वाला पार्ट, और वो क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, ठीक है। यस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।